हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई मस्ती में कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और अगेन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूरा अपना जो भी इस समय चल रहा है, पूरा आपको जो भी मोस्ट पेपर में आने वाला है, जो भी चीज़ें आप लोग डिमांड कर रहे हो वही चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं। कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, फिजिक्स मैथ किसी भी सब्जेक्ट में, आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि सर ये चैप्टर मुझे पढ़ाइए और हम पढ़ाएंगे। यदि आपको लगता है कि हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपके साथ हम लोग पॉजिटिव हैं तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि आप जितना ही हमें लाइक सब्सक्राइब करोगे, बताओगे और वीडियो वॉच करोगे, उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए, अभी तक हम लोगों ने 4th लेक्चर देख चुका है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और आज 5th लेक्चर होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या नाम है इसका? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या बोलोगे? देखो आप तो ऐसे बोलोगे, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक, क्या बोलोगे? कंडक्टिविटी। The reciprocal of a specific resistance of conductor is called a specific conductivity. It is denoted by sigma, small sigma. किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यदि हमसे कोई पूछेगा बताओ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? 1/, बताओ स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। रेसिस्टेंस बोलेंगे ना। विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सिग्मा से। किससे? सिग्मा। तो 1/, क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रो से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/रो। डिफिनीशन तो याद हो गया ना। किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा। किसको डिनोट करते हैं? स्मॉल सिग्मा। अच्छा, ये एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिग्मा, तो क्या बोलोगे? 1/रो। तो 1/रो का क्या होता है आपको पता होगा। रो इज इक्वल टू क्या मैंने निकाला था? ओम इंटू मीटर निकाला था। क्या निकाला था? ओम इंटू मीटर। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, अपॉन मीटर। ओम इनवर्स को हमने क्या बोला था? महो बोला था ना। महो पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महो पर मीटर। या इसको महो क्या लिखोगे? महो मीटर इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको क्या लिखोगे? 1/, ओम इंटू मीटर, या ओम इनवर्स अपॉन मीटर। ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स अपॉन मीटर। ओम इनवर्स को याद होगा ना आपको, मैंने बोला था महो लिख लोगे, और इसको क्या लिखोगे? पर मीटर लिख लोगे। या इसको क्या लिखोगे बताओ आप चाहो तो? महो लिखोगे और मीटर क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। या महो को मैंने बताया था साइमन, तो साइमन मीटर इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सभी इसके मात्रक होते हैं। किसी बुक में ये दिया है, कहीं ये दिया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया है। यदि आपसे कोई पूछता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता का यूनिट क्या होता है, तो आप साइमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, महो मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, ओम इनवर्स पर मीटर बोल सकते हो, 1/ओम इंटू मीटर सभी बोल सकते हो। आइए अब चलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सिग्मा। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। याद होगा अभी मैंने आपको बताया था, इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने निकाला था। इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने निकाला था 1/, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ml का पावर 3 t पावर -3 a पावर -2 निकाला था मैंने, देख लीजिएगा। ये सभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m पावर -1 l पावर -3 t पावर 3 a पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला जो बार बार पेपर में आता रहता है, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर मुझे निकालना नहीं आता है, आप मुझे समझाइए। तो देखो आप ऐसे निकाल सकते हो इसको, यदि निकालना हो तो 1/, सिग्मा। तो आप याद होगा रो के जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा था? रो इज इक्वल टू क्या होता है? V/Q होता है।
तो Q ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये देखो हमारे पास आ जाएगा 1/ओम इंटू मीटर आ जाएगा। और ओम इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, जल्दी बताओ, वोल्ट अपॉन क्या होता है, एम्पियर। तो ये एम्पियर ऊपर चला जाएगा, वोल्ट नीचे आ जाएगा, इंटू मीटर हो जाएगा। फिर ये क्या होता है, वर्क अपॉन, तो एम्पियर हो जाएगा, ये चार्ज ऊपर आ जाएगा, ये वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। ये होता है ना वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, तो चार्ज ऊपर चला गया। अब इसका डायमेंशन लिखो बेटा, तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ। ये चार्ज एम्पियर का ये हो गया, और चार्ज का AT हो जाता है, और ये कार हो गया तो ml²T⁻⁻2 होता है, और मीटर का L एक और आ जाता है। तो ये कुल मिला के आ जाएगा, तो देखो ऊपर जाएगा, m ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये L मिल के L³ ऊपर जाएगा -3, और ये T ऊपर जाएगा 2, और एक T पहले से है, और ये A और A का इंटू होगा A²। आप देखो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं, हम आज निकालने वाले हैं। ठीक है ना, इसको एक बार कंसेप्ट कर लेना, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बताओगे। हम लोग रिलेशन बिटवीन निकालने वाले हैं, ये चीज़ याद रखना अपने को। क्या आज करने वाले हो आप लोग, रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड J, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। हम लोग निकालने वाले हैं विद्युत चालकता, सॉरी विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध निकालने वाले। ठीक है ना, अब एक चीज समझ ले हैं, वी नो दैट द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रो इज इक्वल RA/L हो गया, RA/L हो गया। मैंने मान लिया आपको समझाने के लिए कि कोई एक वायर है, कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, हमने ये मान लिया, इसका लेंथ क्या हो गया, इसका लेंथ L हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया, और इसका रेसिस्टेंस मतलब R हो गया। तो रो इज इक्वल टू RA/L। हम लोगों ने कैसे इसको डिफाइन करेंगे, माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसका प्रतिरोध क्या है, R है, तो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध इतना हो जाएगा। हम लोग लेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज A, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज R, देन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल RA/L हो जाएगा। ये सभी लोग जानते हो, बट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है, V/I होता है कि नहीं, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V इज इक्वल टू निकालोगे RI आएगा, इसको R जब निकालना होगा तो V/ क्या आएगा, I। देखो मैंने वही लिखा है। अब ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा जल्दी बताओ। ये रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के जगह पे आप VA और अपॉन IL लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। अब देखो हम V/L को एक साथ ले रहे हैं, मतलब रो इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं VL इंटू AI लिख सकते हैं कि नहीं। अब यदि इसको चेंजिंग कर दोगे तो यदि देखो इंटू है तो इसको ऊपर इसको नीचे लाओगे तो डिवाइडिंग बन जाएगा, मतलब रो इज इक्वल टू V/ क्या हो जाएगा I, और डिवाइडिंग का साइन आ जाएगा, और ये I/A आ जाएगा। आप लोग ये बात जानते हो, और आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, E इज इक्वल टू क्या होता है, V/L होता है, एंड J इज इक्वल टू जो होता है धारा घनत्व तो I/A होता है। हम सभी जानते हैं ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V/L होता है, ये L, देखो बेटा ये L है, बाई मिस्टेक है, ये भी L होगा, V/L हो गया, और J इज इक्वल टू I/A। देन बताओ क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू E/ क्या हो जाएगा, E/ क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, E/J, या E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, रो और क्या हो जाएगा J। ये जो इक्वेशन हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। बताओ ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या हो जाएगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा चार्ज डेंसिटी। तो कभी भी आपसे पूछता है ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया
विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ये धारा घनत्व। कभी कभी बोलता है विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व में संबंध बताइए, तो ये विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व में संबंध है, विद्युत क्षेत्र और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कुछ भी आपसे पूछेगा आप बता दोगे, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में रिलेशन है। कुछ भी पूछे तो आप यहाँ तक करके छोड़ दोगे। कभी कभी पेपर में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन, हम लोग ये निकालने वाले हैं ना, तो कभी कभी यहीं तक पूछ के छोड़ देता है, तो जैसे भी पूछेगा आप इसको क्लियर करना। फिर आओ ये बेटा, इसके बाद एक चीज़ देखते हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग जानते हैं बट रो इज इक्वल, अभी बताया था मैंने, बट बताओ क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, जानते हो ना। देन क्या हो जाएगा बताओ, देन यदि यहाँ से निकालोगे रो इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा सिग्मा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपने को क्या मिलेगा, समीकरण 1 से क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, ठीक है, 1/सिग्मा और जे हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो जे इज इक्वल टू इंटू सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इक्वेशन जो सेकेंड हो जाएगा, इसे क्या लिखोगे ज़्यादा तो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इंटू क्या हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हिंदी में क्या लिखेंगे, धारा घनत्व बराबर क्या लिखोगे विद्युत क्षेत्र गुणे क्या हो जाएगा विद्युत चालकता, क्या बोलोगे विशिष्ट चालकता, सॉरी विशिष्ट चालकता बोलेंगे, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछता है विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व में संबंध तो यहीं तक निकाल देना, ये पेपर में आता रहता है और पूछता रहता है। एक चीज़ और आपको कुछ ऑब्जेक्टिव में बता दूं बेटा, बार बार अपने से पूछा जाता है और इस ऑब्जेक्टिव को बहुत क्लियरिटी अपने को कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव भी आता है क्या, क्या आता है क्या बोलोगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस आर रेसिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस आर रेसिस्टिविटी, ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव, ठीक है ना, ताप पर प्रतिरोध का प्रभाव। अब समझिए ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं समझाने के लिए ये डेरिवेशन देख लीजिएगा। देखिए थर्मल, कुछ बेटा चीज़ों को हम देख लें। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ये डेरिवेशन बहुत नहीं आता, लेकिन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बार बार पेपर में आता रहता है, इसलिए मैंने इसको सोचा कि बता दें। इसको हिंदी में प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बोलते हैं। देखो यदि इसका आपसे यूनिट पूछता है ना, तो आप क्या लिखोगे इसे पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन इनवर्स लिख सकते हो, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स कुछ भी लिख सकते हो। इसका यूनिट क्या होता है पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस जो भी होगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो थीटा पावर -1 लिखोगे। क्या लिखोगे, थीटा पावर -1 लिखा जाता है। क्या होता है, थीटा पावर -1 होता है, ठीक है ना। अब आइए देखिए मेटल के लिए, मेटल जो अल्फा होता है, मेटल के लिए जो अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर मेटल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, ये अल्फा क्या करता है उसके लिए इंक्रीज होता है, उसमें वृद्धि होती है, मतलब ये पॉजिटिव होता है। ये पूछता है पेपर में कि ये बताओ कि मेटल के लिए, चालक के लिए, धातु के लिए क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है या इंक्रीज करता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना। ये चीज़ जरूर याद रखना कि प्रतिरोध ताप गुणांक, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। क्या होता है, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है या इंक्रीज करता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना। ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक भी बढ़ता है, ठीक है। एलॉय मतलब ये क्या हो गया, मिश्र धातुएं, मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम मैग्नीन कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम मैग्नीन कॉन्स्टेंटन, इसका जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इसका मतलब इसका कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका जो कोफिशिएंट जो होता है अल्फा होता है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसके लिए बहुत तो ये लो होता है। क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है लेकिन क्या होता है लो होता है, बहुत कम
निम्न धनात्मक या बहुत कम धनात्मक होता है, बढ़ता है लेकिन इसके मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इसका टेम्परेचर तुम कितना भी बढ़ा दोगे, इसकी जो रेसिस्टेंस जो होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है। इसीलिए मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, ये सभी में हम लोग किसके वायर लगाते हैं? एलॉय वायर लगाते हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। बार बार पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज और आप विभवमापी में किसका तार लगाते हो, किसके वायर लगाते हो? नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर लगाते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं? ये मिश्र धातु होती हैं, एलॉयज होती हैं। ये क्या होती है? इसका ताप गुणांक अल्प धनात्मक होता है, लो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, बहुत लो होता है, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। अच्छा बताओ, सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है, जिससे इसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देखो मैंने क्या बोला कि जैसे इसके क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिस्टेंस क्या होने लगेगा? डिक्रीज होगा, और जब रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए जो अल्फा होता है, जो अल्फा की वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि ये जो होता है, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस इसका डिक्रीज कर रहा है, रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होती है ये भी डिक्रीज करने लगता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ाते हैं अर्धचालक का तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, जिससे उसका प्रतिरोध कम होता है तो रेसिस्टिविटी भी ऋणात्मक हो जाता है। फिर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, इसके अंदर विद्युत अपघट्य होता है। तो जैसे इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसका रेसिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? उसका रेसिस्टेंस क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। मतलब उसके अंदर जो क्या हो जाएंगे, जितने भी क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के जितने भी लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, विस्कोसिटी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट के जो विस्कोसिटी होता है लगता है वो डिक्रीज होने लगता है, और जब विस्कोसिटी डिक्रीज होता है ना तो ऑलवेज इसका जो अल्फा की वैल्यू होती है निगेटिव हो जाती है। बस आप इतना ध्यान देना कि इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, अर्धचालक के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ऋणात्मक होता है, और मिश्र धातुओं के लिए अल्प धनात्मक होता है, धातुओं के लिए धनात्मक होता है। और यदि आपसे अर्धचालक कुचालक बोल दे, इंसुलेटर मान लो बोल दिया, इंसुलेटर के लिए आपसे पूछ दिया, कुचालक के लिए, तो इसका जब ताप बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अगेन उसके लिए भी ये ऋणात्मक होता है। याद रखना, उसके लिए भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। मतलब हर कंडीशन में ऋणात्मक होता है, केवल धातुओं के लिए धनात्मक होता है, और एलॉय मिश्र धातुओं के लिए अल्प धनात्मक होता है। आएंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसमें फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो पेपर में आते हैं, उसको भी हम आएंगे तो 6th लेक्चर में उसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। थैंक यू।